हमने इस चैप्टर में केमिकल कंपाउंड्स बनाने सीख लिए थे और लास्ट हमने छोड़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे। तो आज की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सवाल है कि क्या होते हैं फिजिकल चेंज और क्या होते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें फॉर्म चेंज होती है। जैसे कि अगर मैं आइस रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालता हूँ और रख देता हूँ तो थोड़े समय बाद आइस मेल्ट कर जाती है, वाटर बन जाता है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। एक्चुअली बर्फ में भी क्या था, बर्फ में भी H2O ही था। और वाटर जो है, वाटर भले ही लिक्विड फॉर्म में हो गया हो, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी H2O ही है। तो इसका मतलब व्हेन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म टेक्स प्लेस, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और दूसरी बात क्या है फिजिकल चेंज की, कि इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब वापस किया जा सकता है। जैसे अगर मैंने बर्फ जो बाहर निकाली थी, आइस जो बाहर निकाली थी, उसको मैंने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, वो लिक्विड को जब मैं वापस रेफ्रिजरेटर में रखूंगा तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब कि वो ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्सिबल हो, ऐसो को फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे चेंजेस की, जिसको हमने इस चैप्टर में पूरे कंप्लीट में पढ़ना है। दूसरे हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जिसके अंदर कोई नई प्रोडक्ट बने, कोई नया ही प्रोडक्ट बने। when new substance with different properties is formed, जिसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले से अलग हो, then it is called a chemical change। और chemical change are generally irreversible। irreversible होते हैं, दोबारा से वापस उसी सिचुएशन में नहीं लाया जा सकता। समझ गए? जैसे पेपर को बर्न कर दिया, मैंने पेपर लिया और पेपर को जला दिया। पेपर को जलाने के बाद जो वो किसमें, काली काली ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। क्या वो ऐश, क्या वो राख से वापस पेपर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो इसका मतलब वो चेंजेस जिनको वापस नहीं किया जा सकता, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। Now the question is, what is a chemical reaction? So whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has take place. And how do we come to know that a chemical change take place? So the answer to this is, when a new substance with different properties is formed, then we can say a chemical change has took place. Okay. अब सवाल आता है कि पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रखा है। तो केमिकल रिएक्शन पता लगाने के कुछ तरीके हैं। हम ये चीजें देखते हैं कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके अंदर या तो चेंज इन स्टेट हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब मैंने कैंडल ली और कैंडल को जलाया तो थोड़ी टाइम बाद वो वैक्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ होगा। फिर उसके बाद और कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हम देखते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्या चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि एक रिएक्शन के दौरान एक गैस का निकलना। और चेंज इन टेम्परेचर, कुछ ये है। चेंज इन टेम्परेचर कैसे पता चलता है? सपोज एक रिएक्शन, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक रिएक्शन कर रहे थे, दो दो चीजों को मिलाया हमने, और दो चीजों को मिलाने के बाद हमने सडनली देखा कि हमने जो टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई है वो सडनली गर्म होने लग गई। तो गर्म होने लग गई, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो ऐसे एक टेम्परेचर चेंज का पता चलता है। अब हम अपने चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान चीज के पास आ गए हैं। वो क्या है? केमिकल इक्वेशंस। हम सब ने नाइन्थ क्लास हो चाहे एट्थ क्लास हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, उसको बहुत ही अच्छे तरीके पढ़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमें इतनी बड़ी बड़ी वर्ड की फॉर्म में लिख करके सेंटेंसेस दिए जाते थे, हम उनको कन्वर्ट करके और एक्स और वाई की छोटी फॉर्म में ले आते थे, और उसी छोटी फॉर्म को हम इक्वेशन कहते थे। तो ऐसे ही इक्वेशंस के सामने अगर केमिकल लग गया तो इसका मतलब कुछ केमिकल की जो स्टोरी चल रही होगी ना, उस केमिकल की स्टोरी को हमें कन्वर्ट करके एक लाइन में लिखना है, और एक लाइन में भी सिंबल्स के द्वारा लिखना है, जैसे एक्स और वाई के द्वारा लिखा जाता था। तो केमिकल इक्वेशंस भी दो तरीके की होती हैं। कैसी? एक होती है वर्ड इक्वेशन और दूसरी होती है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारे एटम्स होंगे उन एटम्स का हम नाम लिख करके बता देंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नाम लिखेंगे, कंपाउंड्स होंगे उनका भी नाम लिख देंगे। तो पहली अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैंने अगर एक लाइन बोली कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतनी बड़ी लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका क्या है कि मैं ये लिखूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, इसके अंदर मैग्नीशियम नाम हो गया, प्लस ये दर्शा रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं उसमें, मैग्नीशियम में क्या ऐड कर रहे हैं? ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, और ऑक्सीजन ऐड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है।
एक केमिकल इक्वेशन के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो इक्वेशन और एरो की लेफ्ट हैंड साइड, एक एरो के राइट हैंड साइड, और एक खुद एरो। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो लोग हैं जिनको मैं डालता हूँ और देखता हूँ कि उनका रिएक्शन कैसे होगा, या फिर जो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? जो नई चीज मुझे बन करके मिलती है एक रिएक्शन के दौरान। अब ये एरो, एरो के ऊपर मैं दो चीजें लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ कैटलिस्ट जो कि इस रिएक्शन में यूज हुआ, और दूसरी चीज मैं लिख सकता हूँ कि इस रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर क्या रहा होगा, यानी कि कंडीशंस कंडीशंस लिख सकते हो, टेम्परेचर कितना रहा होगा, प्रेशर कितना रहा होगा, ये चीजें। अच्छा, फिर ये बताओ कि कैटलिस्ट क्या होता है? सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन हो रहा है, उसको सपोज 10 दिन लगते हैं, मैंने उसमें एक सब्सटेंस डाला जिसको कि कैटलिस्ट बोलते हैं, और उस कैटलिस्ट ने उसकी स्पीड बढ़ा दी, जिसके लिए अब उसको 10 दिन लगने थे, अब वो काम 1 ही मिनट में हो रहा है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज करने का काम करते हैं। अब तुम सबको पता तो है ही कि ह्यूमंस कितने आलसी होते हैं। ठीक है, हम लोग इतने आलसी हैं, तो हमने सबसे पहले, हमारी शुरुआत हुई थी केमिकल जो भी रिएक्शन हो रहा था उसकी पूरी स्टोरी लिखते थे सेंटेंस की फॉर्म में। धीरे धीरे करके आई वर्ड इक्वेशन, यानी कि वर्ड्स लिखो और इक्वेशन लिख दो। उसके बाद वर्ड्स को यूज करके, वर्ड्स को भी यूज करके अब हमारा आलस इतना बढ़ता गया कि अब हमें वो भी बड़े लगने लग गई। अब हमने बोला कि यार वर्ड्स भी यूज नहीं करने, अब तो हम क्या यूज करेंगे? अब हम सिंबल्स यूज करेंगे। छोटे छोटे से सिंबल्स लिखो, बीच में प्लस का साइन डालो, एरो डालो, और एक केमिकल इक्वेशन हो गई। तो मैंने वर्ड्स की बजाय वर्ड्स हटा दिए और मैंने सिंबल्स लिखने शुरू करे। तो यहाँ जो तुम्हारे सामने आ रहा है ये है Mg यानी मैग्नीशियम का सिंबल, O2 यानी ऑक्सीजन का सिंबल, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल। तो ये हमने सिंबल्स लगा करके एक इक्वेशन को डिफाइन करा। ये भी इक्वेशन वही डिफाइन कर रही है कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हमने देखा कि जब हमने ये चीज लिखी तो हम सिंबल इक्वेशन भी लिख चुके हैं। अब ये सिंबल इक्वेशन लिखने के बाद हमने एक चीज सीखी थी 9th क्लास में जिसको कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना भी मास रिएक्टेंट के अंदर मैंने डाला, उतना ही मास मेरे को प्रोडक्ट के अंदर मिलना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करके समझे तो अगर मैं एक रूम के अंदर 4 या 5 लोगों को बंद करता हूँ, तो उनमें दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें मिलेंगे तो रूम खोलने पर 5 लोग ही ना। जितने डाले थे उतने ही मिलेंगे, कोई आएगा नहीं कहीं से और बाकी कहीं कोई जाएगा नहीं। तो ऐसे ही मैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर देखता हूँ, ये जो इक्वेशन है Mg+O2 गिव्स MgO। जब Mg लेफ्ट साइड पर कितने हैं, एक एटम है Mg का, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन एटम है। यानी कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दो, और मैग्नीशियम का कितना, एक। राइट साइड पर मैग्नीशियम कितना, एक, और ऑक्सीजन कितना, एक। तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई। इसका मतलब मैंने रूम के अंदर डाला तो एक मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन को था, और जब मैं खोल करके देख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, Mg, एक Mg मिल रहा है और एक O। तो एक जो ऑक्सीजन था वो कहाँ गया? ये सवाल था जिसका जवाब ढूंढ